हेलो स्टूडेंट्स। आज बहुत दिनों के बाद मैं पीजी यानी एमए का एक और टॉपिक लेके आया हूँ, प्रधानमंत्री। ये सारे टॉपिक्स जो मैं सारे के नोट्स में डाल रहा हूँ, ये आपके लगभग लगभग सारे यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाए जाते हैं। मेनली फोकस मेरा विनोबा भावे यूनिवर्सिटी, सिद्धू कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी और आपका विनोद बिहारी महतो यूनिवर्सिटी, क्योंकि इन लोगों के पीजी के जो सिलेबस है वो बिल्कुल एक है। ठीक है, तो इस क्रम में आज हम लोग प्रधानमंत्री का देखेंगे नोट्स। जो भी स्टूडेंट नोट्स लिखना चाहता है वो मेरे वीडियोस को पॉज करके आप लिख सकते हैं कॉपी पे। उसको 2 बार पढ़िएगा, 3 बार पढ़िएगा, ऑटोमेटिकली एग्जामिनेशन में आराम से आप 4 पेज 5 पेज एमए में लिख सकते हैं मेरे नोट्स से। और भी जो स्टूडेंट्स नहीं पहुंच पा रहे हैं, जिनके पास नोट्स नहीं है, उन्हें ये फॉरवर्ड कीजिए वीडियो, ताकि उन्हें मिल पाए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा प्रधानमंत्री। पहला इसमें इंट्रोडक्शन पार्ट अगर हम लोग देखें, इंट्रोडक्शन पार्ट देखें तो भारतीय संविधान द्वारा भारत में संसदीय शासन व्यवस्था की स्थापना की गई है। संसदीय शासन व्यवस्था, ठीक है। अगर हम लोग संसद बोलते हैं, ठीक है, संसद अगर हम लोग बोलते हैं तो संसद में हमारी 3 बॉडी आती है। पहला आपका लोकसभा आता है, दूसरा आपका राज्यसभा आता है और तीसरा आपके प्रेसिडेंट आते हैं। ठीक है, तीसरा आपके प्रेसिडेंट आते हैं, क्योंकि प्रेसिडेंट के साइन के बिना कोई भी बिल जो है वो एक्ट नहीं बन पाएगा। ठीक है, जिसके अंतर्गत संसद संप्रभु होता है और उसका नेता प्रधानमंत्री राष्ट्र का सर्वे सर्वा व्यक्ति होता है। ठीक है, क्योंकि प्रधानमंत्री के ही ये पे सारा काम होता है। राष्ट्रपति तो सिर्फ नाम मात्र का प्रधान है, वास्तविक प्रधान तो आपके प्रधानमंत्री ही होते हैं। संविधान के द्वारा कार्यपालिका की समस्त शक्तियां राष्ट्रपति के हाथों में होती है, लेकिन व्यवहार में उसकी समस्त शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री ही करता है। हम सारे लाइंस को बोल देंगे, क्योंकि मैं गूगल हिंदी से लिखता हूँ तो थोड़ा बहुत स्पेलिंग मिस्टेक्स हो सकते हैं। ठीक है, तो मैं लाइन बाय लाइन बोल दूंगा ताकि आप लोगों को लिखने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो जितना भी शक्ति संविधान के द्वारा है कार्यपालिका, वो सारे राष्ट्रपति के हाथों में ही होते हैं। लेकिन अगर व्यवहार रूप में देखा जाए कि उनका मेन प्रयोग जो है सो कौन करते हैं, तो हमारे प्रधानमंत्री ही करते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति प्रशासन का संवैधानिक प्रधान होता है, जबकि प्रधानमंत्री वास्तविक। जैसा कि अभी हम पहले बताएं कि राष्ट्रपति जो है सो संवैधानिक प्रधान है और प्रधानमंत्री जो है वो वास्तविक प्रधान होता है। आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं तो क्रॉसमैन एक थिंकर हैं। क्रॉसमैन ने लिखा है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद के वर्षों में मंत्रिमंडलीय शासन प्रणाली प्रधानमंत्रीय शासन प्रणाली में परिवर्तित हो गई है। ठीक है, क्रॉसमैन ये कहते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर आपका 1945 में ख़त्म हुआ। ठीक है, इसके बाद जो है जो भी मंत्रिमंडलीय शासन प्रणाली थी, उसी को प्रधानमंत्री शासन प्रणाली में कन्वर्ट कर दिया गया, उसी का नाम बदल करके परिवर्तित कर दिया गया। ठीक है, और भारत में जो मंत्रिमंडलीय शासन व्यवस्था है वो इंग्लैंड से लिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग पोजीशन देखेंगे, प्राइम मिनिस्टर का पोजीशन देखेंगे। पोजीशन के बारे में देखें तो भारतीय प्रशासन में प्रधानमंत्री का पद सबसे शक्तिशाली है। प्रशासन का संवैधानिक प्रधान राष्ट्रपति और वास्तविक प्रधान प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल रूपी मेहराब का मुख्य पत्थर है। ठीक है, सारे पत्थरों में से, क्योंकि प्रधानमंत्री भी एक किसी क्षेत्र के सांसद ही हैं। ठीक है, किसी क्षेत्र के सांसद ही हैं, ऐसा नहीं कि उनको डायरेक्ट पीएम के पोस्ट के लिए इलेक्ट किया गया है। ठीक है, वो भी कहीं के सांसद ही हैं। ठीक है,
तो जितने भी सांसद आपके आए उसमें से ये जो है बीच में एक बहुमत प्राप्त करके जो भी और सारे लोग हैं उन लोगों के समर्थन से ये जो है सो प्रधानमंत्री बने। ठीक है, तो ये मेहराब का मुख्य पत्थर है। डॉक्टर अंबेडकर ने भी कहा है कि भारतीय प्रधानमंत्री को सभी नक्षत्रों के बीच चंद्रमा कहा गया है, वह समान पदों वालों में प्रथम है। ठीक है, क्योंकि ये पीएम का भी तो समान पद ही है, क्योंकि वो भी एक सांसद ही है, सांसद के रूप में ही वो लोकसभा में आया है। ठीक है, अब वहाँ पर उनकी पार्टी ने चुन करके उनको प्रधानमंत्री बना दिया, तो वो इन सारे पदों में से, समान पदों में से वो प्रथम है, फर्स्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं। वस्तुतः भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति के कार्य में सहायता और परामर्श देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। ठीक है, यह आर्टिकल 74 में कहा गया है। उसके बाद भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 के अनुसार राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा। सामान्यतः वह बहुमत दल के नेता को ही प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त करते हैं। ठीक है, लोकसभा में जिस दल को सबसे ज़्यादा बहुमत मिलेगा उसी को प्रधानमंत्री जो हैं वो राष्ट्रपति जो है वो प्रधानमंत्री के लिए नियुक्त करेंगे। संसद में स्पष्ट बहुमत के नेता नहीं होने पर भी वह सबसे बड़ी पार्टी के व्यक्ति को प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त करते हैं। ठीक है, अगर संसद में किसी एक पार्टी को बहुमत नहीं प्राप्त है तो सबसे बड़ी पार्टी जो चुन करके आई है उस लोकसभा में, उसके जो नेता होंगे, ठीक है, उनको प्रधानमंत्री पद के लिए नियुक्त किया जाएगा। जैसे कि हम लोग देखेंगे तो वीपी सिंह, चंद्रशेखर, चरण सिंह इत्यादि, इन लोगों को जो है वो, इन लोगों का बहुमत नहीं था लोकसभा में, फिर भी इनको राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया। ये छोटी पार्टी के थे लेकिन उन्हें पूर्ण समर्थन अन्य दलों द्वारा प्राप्त था। ठीक है, प्रधानमंत्री का कार्यकाल सामान्य परिस्थिति में 5 वर्ष का होता है, लेकिन उन्हें बीच में भी हटाया जा सकता है या वह स्वयं त्यागपत्र दे सकते हैं। प्रधानमंत्री के लिए कोई निश्चित योग्यता नहीं है, लेकिन साधारणतः उनमें व्यक्तिगत गुणों का होना आवश्यक है। ठीक है, कि कम से कम बोलने की कैपेसिटी हो, कुछ सोचने समझने की कैपेसिटी हो, तभी देश को चला सकते हैं। ठीक है, तो व्यक्तिगत जो गुण होते हैं वो कम से कम किसी भी व्यक्ति में होना चाहिए प्रधानमंत्री बनने के लिए। नेक्स्ट हम लोग पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ प्राइम मिनिस्टर देखते हैं। ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ प्रधानमंत्री के क्या कार्य हैं, क्या शक्तियाँ हैं। ठीक है, ये वीवीआईपी है, ये वीवीआई क्वेश्चन है, इसी पर क्वेश्चन बनाया जाता है मेनली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने दायित्वों के संबंध में 30 जुलाई 1957 में कहा था कि मैं जानता हूं कि प्रधानमंत्री के क्या कर्तव्य हैं और संविधान के अंतर्गत प्रधानमंत्री के क्या सहदृश्य हैं। ये सहदृश्य लिखा हुआ है, ठीक है, सहदृश्य हैं जो सरकार रूपी चक्र की धुरी पर लगी है और चक्र को गिरने से रोके रहती है। ठीक है, वस्तुतः भारत के प्रधानमंत्री के कार्य एवं शक्तियाँ काफ़ी व्यापक हैं, जिनका अध्ययन हम निम्नलिखित रूप से कर सकते हैं। प्रधानमंत्री की शक्तियों की बात करें, कार्यों की बात करें, तो सबसे पहला हम लोग कार्य देखेंगे प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के प्रधान के रूप में। ठीक है, जो उनका मंत्रिमंडल है उसके प्रधान के रूप में उनका कार्य देखेंगे कि उनका क्या क्या कार्य होता है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का जीवनदाता, पालनकर्ता और आधारकर्ता होता है, क्योंकि प्रधानमंत्री के ही निर्देश पर सारे कार्य मंत्रिपरिषद करती है, मंत्रिमंडल करती है।
वह मंत्रिपरिषद के अध्यक्ष के रूप में निम्नलिखित कार्यों को करता है। अब देखते हैं क्या क्या कार्य करता है। पहला चीज, मंत्रिपरिषद का निर्माण। ठीक है, प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का गठन करता है। वह अपने दल के सदस्यों को की सूची बनाकर राष्ट्रपति के पास भेजता है और उनकी स्वीकृति मिल जाने पर ही वे मंत्री के पद को ग्रहण कर सकता है। ठीक है, जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि पीएम का जब शपथ ग्रहण होता है तो उनके साथ और भी बहुत सारे चेहरे जो हैं वो शपथ लेते हैं। जो भी वहाँ शपथ लेते हैं वो डायरेक्टली जो है मिनिस्टर बनते हैं। ठीक है, मिनिस्टर बनाया जाता है, वो भी राष्ट्रपति के द्वारा ही शपथ ग्रहण होता है और प्रधानमंत्री ही वो लिस्ट को देते हैं राष्ट्रपति को कि ये लोग जो है सो मेरे कैबिनेट में मिनिस्टर्स बनेंगे। सेकंड देखेंगे तो विभागों का वितरण, जो विभाग बांटा जाता है, जैसे कौन डिफेंस मिनिस्टर बनेगा, कौन होम मिनिस्टर बनेगा, कौन फाइनेंस मिनिस्टर बनेगा, वो भी काम जो है वो प्रधानमंत्री ही करते हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के परामर्श से मंत्रियों के बीच विभिन्न विभागों का बंटवारा करते हैं। मंत्रियों के अधीनस्थ कर्मचारियों के नियुक्ति में भी प्रधानमंत्री परामर्श और सहायता करता है। ठीक है, आगे देखते हैं तीसरा पॉइंट, मंत्रिमंडल का सभापति। प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल का सभापति होता है। वह मंत्रिमंडल के बैठकों का सभापतित्व करता है और उसके आदेशानुसार ही मंत्रिमंडल अपने सारे कार्यों का संपादन करता है। ठीक है, कौन सा विधेयक कब आएगा संसद में, कब पास होगा, कैसे पास कराना है, ये सारा चीज़ जो है वो प्रधानमंत्री के निर्देशन में तय होता है। आगे बढ़ते हैं, मंत्रियों को एकता के सूत्र में बांधना। प्रधानमंत्री सभी मंत्रियों को एकता के सूत्र में बांध कर रखता है क्योंकि संपूर्ण मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से अपने कार्यों के लिए लोकसभा के प्रति उत्तरदायी रहते हैं। ठीक है, बहुत सारे एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, एक आपका सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व की बात आती है, एक व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायित्व की बात आती है। तो जब मंत्रिपरिषद या प्रधानमंत्री का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व का बात आएगा तो वो सीधे प्रेसिडेंट होगा। ठीक है, सीधे प्रेसिडेंट होगा। और जब आपका सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व की बात आएगी तो वो आपका संसद होगा। ठीक है, लोकसभा में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री मंत्रियों के आपसी मतभेद को भी दूर करता है। ठीक है, जो भी मतभेद हो जाता है उन सारे को दूर करने का काम प्रधानमंत्री का है। नेक्स्ट देखेंगे, मंत्रियों के आचरण पर निगरानी। प्रधानमंत्री मंत्रियों के आचरण एवं कार्यों पर निगरानी रखते हैं। अगर किसी मंत्री का आचरण ठीक नहीं होता है या गलत काम करता है तो प्रधानमंत्री उसे त्यागपत्र देने के लिए बाध्य कर सकता है। नेक्स्ट आपका है मंत्रिपरिषद के संघारक। मंत्रिपरिषद के संघारक, क्योंकि जब तक प्रधानमंत्री अपने पोस्ट पर बने हुए हैं तब तक पूरा का पूरा मंत्रिमंडल बना हुआ है। जिस दिन प्रधानमंत्री खत्म उस दिन सब खत्म। संघारक, लोकसभा में विश्वास मत खो जाने पर या सभी मंत्री ठीक से काम नहीं करते हैं तो प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंप कर संपूर्ण मंत्रिपरिषद का विनाश कर सकते हैं। पंडित नेहरू अपने मंत्रिमंडल से मतभेद के कारण डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे मंत्रियों को अपने मंत्रिमंडल से हटा दिए थे। ठीक है, ये पास्ट में हो चुका है। इसी का आगे देखेंगे तो श्रीमती इंदिरा गांधी ने भी मोरारजी देसाई को भी मतभेद के कारण हटाया था। इन उदाहरण से यह स्पष्ट है कि प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के निर्माण, जीवन और मृत्यु का केंद्र बिंदु हैं। ठीक है, ये हम लोग पहला पॉइंट देखे। सेकंड अब देखते हैं कि प्रधानमंत्री जो है वो मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति के बीच में कड़ी के रूप में कैसे काम करता है। तो इस विषय में आगे देखेंगे।
तो प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति के बीच एक कड़ी का काम करता है। इस संदर्भ में वो निम्नलिखित कार्यों का संपादन करता है। आगे बढ़ते हैं। जो भी स्टूडेंट्स लिख रहे हैं वो लिखते चले जाइए, एग्जामिनेशन में बहुत काम करेगा। आपके पास लिखने के लिए मटेरियल होना चाहिए। पहला देखेंगे तो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को निर्णयों से अवगत कराते रहते हैं। जो भी निर्णय उनके मंत्रिमंडल ले रही है उसके बारे में राष्ट्रपति को बताते रहते हैं प्रधानमंत्री। दूसरा, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के परामर्श से ही राजदूतों, सेना अध्यक्षों की नियुक्ति करता है। इन नियुक्तियों में प्रधानमंत्री की अहम भूमिका होती है। सी में देखेंगे तो प्रधानमंत्री के परामर्श से ही राष्ट्रपति अपनी संकटकालीन परिस्थितियों में प्रशासन चलाता है। जैसे संकटकालीन मतलब आपका 352, 356 और 360। ठीक है, 360 कभी लगा नहीं है फाइनेंशियल इमरजेंसी, 356 हमेशा राज्य में लगते रहता है और 352 आपका नेशनल इमरजेंसी इंदिरा गांधी के समय लगा था। आगे बढ़ते हैं। आगे पॉइंट देखेंगे तो प्रधानमंत्री की सिफारिश पर ही राष्ट्रपति लोकसभा को विखंडित करके नए निर्वाचन का आदेश जारी कर सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उपयुक्त शक्तियों के संदर्भ में राष्ट्रपति के संबंध में डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान निर्माण सभा में स्पष्ट शब्दों में कहा था, हमारे राष्ट्रपति की वही स्थिति है जो ब्रिटिश संविधान के अंतर्गत राजा की है। वह राज्य का प्रधान है किंतु कार्यपालिका का नहीं। कार्यपालिका का कौन है? प्रधानमंत्री। क्योंकि आपका व्यवहारिक दृष्टि में हम लोग देखते आ रहे हैं कि सारा काम प्रधानमंत्री कर रहा है, वो तो सिर्फ नाम मात्र का प्रधान है हमारा राष्ट्रपति। वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है किंतु राष्ट्र पर शासन नहीं करता है। राष्ट्रपति की एक खासियत है कि राष्ट्रपति जो है वो आपका राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है, वो फर्स्ट मैन है, भारत का पहला व्यक्ति, किंतु वो राष्ट्र पर शासन नहीं करता है। शासन आपका प्रधानमंत्री करता है। आगे बढ़ते हैं। तो वह राष्ट्र का प्रतीक है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, हम सरकार की इस मंत्रिमंडलीय व्यवस्था पर बल देना चाहते हैं, किंतु राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और पंडित नेहरू के बीच अंतिम समय में मतभेद हुआ। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू और राजेंद्र प्रसाद के बीच में जो है अंतिम समय में मतभेद हुआ। फिर राजीव गांधी एवं ज्ञानी जैल सिंह में भी मतभेद हुआ। ज्ञानी जैल सिंह पहले आपके राष्ट्रपति थे जो कि वीटो का प्रयोग किए थे और उन्होंने डाक विधेयक पर ये वीटो का प्रयोग किया था। इसको याद रखिएगा, हमेशा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सी में भी मतभेद हुआ, लेकिन प्रधानमंत्री के व्यक्तित्व के सामने राजेंद्र प्रसाद और ज्ञानी जैल सिंह को झुकना पड़ा। इसलिए भारतीय प्रशासन में प्रधानमंत्री का व्यक्तित्व राष्ट्रपति की तुलना में अधिक है। ठीक है, आगे तीसरा पॉइंट बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री संसद के नेता के रूप में। अब संसद के नेता के रूप में देखते हैं प्रधानमंत्री क्या क्या करते हैं। प्रधानमंत्री संसद के नेता के रूप में अनेक कार्यों का संपादन करते हैं। जैसे पहला में देखते हैं तो लोकसभा में प्रधानमंत्री सरकार की नीति का प्रमुख वक्ता होता है। लास्ट में जो है किसी तरीके का कुछ बहस चल रहा है, उसके मंत्री ने विधेयक पेश किया और विपक्षी दल जो है सो मांग कर दिया कि नहीं प्रधानमंत्री ही बोलेंगे इस पे लोकसभा में, तो एट लास्ट जो है वो प्रधानमंत्री को ही आकर के उस विधेयक पर सारे पार्टीज़ को समझाना पड़ता है, बोलना पड़ता है। आगे बढ़ते हैं। वह मुख्य विधेयकों को संसद में पेश करवाता है अपने मंत्रिमंडल के मदद से। नेक्स्ट, बजट निर्माण में उनका प्रमुख हाथ होता है और वह संसद में
बजट को पास करवाता है। संविधान में एक चीज़ याद रखिएगा, संविधान में बजट वर्ड का वर्णन नहीं है, ठीक है, वहाँ है वार्षिक वित्तीय विवरण। बजट शब्द आपका संविधान में नहीं है, बजट शब्द आपका संविधान में नहीं है, बजट शब्द नहीं है, इसके जगह पे है वार्षिक वित्तीय विवरण। ये आपका वर्ड प्रयोग किया गया है संविधान में। आगे बढ़ते हैं। वह लोकसभा के कार्यक्रमों का निर्धारण करता है, वह विरोधी नेताओं के प्रश्नों का उत्तर देता है, और लास्ट संसद के अधिवेशन बुलाने तथा स्थगित करने और लोकसभा को भंग करने के लिए प्रधानमंत्री ही राष्ट्रपति को परामर्श देता है, ठीक है, प्रधानमंत्री के परामर्श पे ही राष्ट्रपति सब काम करते हैं। नेक्स्ट, इसी कारण प्रधानमंत्री संसद के बहुमत दल के नेता होने के कारण बहुत प्रकार के कार्यों का संपादन करता है और संसद की कार्यवाही उसी के इशारे पर होती रहती है, क्योंकि वह और उसकी मंत्रिमंडल अपने सामान्य कार्यों के लिए संसद के प्रति उत्तरदायी रहता है और संसद में अविश्वास का प्रस्ताव पास करके अपदस्थ कर सकते हैं। इसलिए संसद में प्रधानमंत्री के इच्छा के विरुद्ध कोई भी काम नहीं किया जा सकता है, ठीक है। सारे स्टूडेंट्स लिखते चले जाइए, लिखते चले जाइए, पॉइंट्स आपका एग्ज़ाम में लिखने के लिए चाहिए आपको। और कमेंट बॉक्स में सारे लोग जो भी देख रहे हैं वो फीडबैक दीजिएगा कि और टॉपिक्स के आपको नोट्स चाहिए या नहीं चाहिए पीजी के। प्रधानमंत्री दल के नेता के रूप में, प्रधानमंत्री दल के नेता के रूप में आपका चौथा पॉइंट है, प्रधानमंत्री दल के नेता के रूप में निम्नलिखित कार्यों का संपादन करता है। पहला, प्रधानमंत्री दल को संगठित करता है। दूसरा, वह दल की नीतियों और कार्यक्रमों को तैयार करता है। तीसरा, वह दल के प्रमुख पदों पर विभिन्न पदाधिकारियों को नियुक्त करता है। वह निर्वाचन में प्रमुख वक्ता के रूप में संपूर्ण देश का दौरा करता है। जैसा कि आप देखते हैं जब किसी स्टेट में इलेक्शंस होते हैं या फिर लोकसभा इलेक्शंस आते हैं तो जो आपके पीएम रहते हैं वो सारे देश में घूम घूम के प्रचार करते हैं, बताते हैं अपनी नीतियों को, अपने दल की नीतियों तथा कार्यक्रमों को जनता के सामने स्पष्ट करता है एवं वोट की मांग करता है। नेक्स्ट, हम लोग देखेंगे तो प्रधानमंत्री अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में देश के नेता के रूप में, अब अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र की बात करते हैं तो इस संदर्भ में भी प्रधानमंत्री निम्नलिखित कार्यों को करता है। स्पष्ट दिख रहा है कि नहीं वो हमको बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और भी टॉपिक्स के नोट्स चाहिए या नहीं चाहिए वो भी बताइएगा। पहला देखेंगे तो प्रधानमंत्री भारत का प्रतिनिधित्व विश्व सम्मेलन में करता है। जितने भी विश्व सम्मेलन होते हैं इसमें प्रधानमंत्री जाता है, अपने देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। सेकंड जो है, किसी भी राष्ट्र के साथ शांति या युद्ध की संधि कर सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वह महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संधियों को करता है, जैसे आपका शिमला समझौता हुआ, शिखर सम्मेलन हुआ, ये सब। अब नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे प्रधानमंत्री और संकट काल। प्रधानमंत्री और संकट काल की बात करेंगे तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 से 360 तक में राष्ट्रपति के संकटकालीन अधिकार दिए गए। वास्तविक में इन शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री करते हैं, ठीक है। इसमें देखेंगे तो 1962 में चीन आक्रमण के समय पंडित नेहरू, 1965 में पाकिस्तान आक्रमण के समय लाल बहादुर शास्त्री और 1971 में पाकिस्तान आक्रमण के समय श्रीमती इंदिरा गांधी ने आपातकालीन शक्तियों का प्रयोग किया था। यह आपके 3 एग्जाम्पल्स हैं 1962, 1965, 1971 कि ये जो 352 से 360 है जिनको हमेशा कहा जाता है कि राष्ट्रपति जो है ये राष्ट्रपति के संकटकालीन शक्ति हैं, वो मेनली जो है वो प्रधानमंत्री ही प्रयोग करते हैं, पीएम ही उसका
उपयोग करते हैं। ठीक है, ये 3 आपके एग्जाम्पल्स है, 1962, 1965 और 1971 में आपके जो पीएम थे वही इन संकटकालीन शक्तियों का प्रयोग किए थे राष्ट्रपति के मदद से। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री और राज्य। विभिन्न राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति प्रधानमंत्री ही करता है। जैसा कि सबको पता है कि गवर्नर जो है वो एक सेंटर का एजेंट के रूप में काम करता है। सेंटर के एजेंट के रूप में आपका गवर्नर जो है वो काम करता है। राष्ट्रपति उसकी केवल औपचारिक घोषणा करता है। विभिन्न राज्यों की आर्थिक सहायता प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है। ठीक है, जैसा कि आप लोगों ने बहुत बार न्यूज़ में सुना होगा कि जिस राज्य में केंद्र सरकार की पार्टी की सरकार नहीं है, उस राज्य को आर्थिक सहायता में बहुत लेट उन लोगों को मिलता है, या फिर उन लोगों में बहुत सारी आर्थिक सहायता नहीं पहुंचती है। ठीक है, तो सारा काम प्रधानमंत्री के द्वारा ही किया जाता है। समझ में आ रही है बात? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो प्रधानमंत्री और निर्वाचन। देश या राज्य अर्थात लोकसभा, राज्यसभा और राज्यों के निर्वाचन में प्रधानमंत्री की बहुत बड़ी भूमिका होती है। नेहरू के समय में यह नारा लगाया जाता था कि कांग्रेस को मत देकर नेहरू के हाथ मजबूत कीजिए। ठीक है, ये नारा आपका कांग्रेस के समय लगता था, नेहरू के समय लगता था कि आपका कांग्रेस को मत देकर नेहरू के हाथ मजबूत कीजिए। 1971 के चुनाव में कांग्रेस ने श्रीमती इंदिरा गांधी के नाम पर चुनाव लड़ा था। ठीक है, विरोधी दलों ने इस समय नारा दिया कि इंदिरा हटाओ देश बचाओ। इंदिरा हटाओ देश बचाओ का नारा इस समय दिया। राजीव गांधी के समय में भी कांग्रेस की जीत उनके व्यक्तित्व के कारण हुआ। इस प्रकार प्रत्येक चुनाव प्रधानमंत्री के नाम पर लड़ा गया है। ऑब्वियस सी बात है कि हम लोग देखते हैं कि प्रधानमंत्री का नाम पहले ही को सारी पार्टीज़ जो है सो अनाउंस कर देती है कि अगर हम जीते तो हमारे प्रधानमंत्री ये होंगे, और उन्हीं के नाम पर जो है सो इलेक्शंस होते हैं। प्रधानमंत्री जनता के नेता के रूप में, अब जनता के नेता के रूप में हम लोग देखते हैं, तो प्रधानमंत्री जनता का सर्वप्रिय नेता होता है। वह जनता की भक्ति, विश्वास, सहयोग, प्रेम, सहानुभूति और आर्थिककर्ता को लेकर आगे बढ़ता है। प्रधानमंत्री जनता के नेता के रूप में निम्नलिखित कार्यों का संपादन करता है। पहला देखेंगे तो बाढ़, भूकंप, महामारी, अकाल और अन्य विपत्तियों के समय जनता का ध्यान प्रधानमंत्री के ऊपर रहता है। ठीक है, सारी जनता का ध्यान प्रधानमंत्री के ऊपर रहता है कि प्रधानमंत्री हम लोगों को मदद करेंगे, हम लोगों को इस विकट परिस्थिति से निकालेंगे। सेकंड देखेंगे तो वह जनता के दुखों को आसानी से सुनता है एवं निराकरण का उपाय भी करता है। वो जनता के दुख को सुनता है, जैसा कि इस बार मोदी सरकार में 2014 से हम लोग देख रहे थे कि आप ट्विटर पर, आप ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, ट्विटर पर लिख दीजिए कि हमको ये चीज़ की आवश्यकता, और मंत्री जो है सो अगला स्टेशन में उस चीज़ को प्रोवाइड करवा दे रहे थे। तो ये एक बहुत अच्छी अप्रोच है जनता के साथ अपना कांटेक्ट बढ़ाने के लिए। ठीक है, इंटरेक्शन ज़्यादा से ज़्यादा करने के लिए। पंडित नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, गांधी और नरेंद्र मोदी जनता में सबसे प्रिय प्रधानमंत्री साबित हुए हैं। इसके विपरीत मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह और वीपी सिंह नहीं कर सके। ठीक है, जैसा कि अभी हम लोग देख रहे हैं, नरेंद्र मोदी जो है वो जनता में सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री साबित हुए। पंडित नेहरू भी साबित हुए थे, लाल बहादुर शास्त्री भी साबित हुए थे। ठीक है, और आपका इंदिरा गांधी भी साबित हुई थी, राजीव गांधी भी साबित हुए थे। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री की शक्तियों पर नियंत्रण, ये भी वीवीआई है। प्रधानमंत्री की शक्तियों पर नियंत्रण। उपयुक्त शक्तियों और कार्यों को देखकर यह नहीं समझ लेना चाहिए कि प्रधानमंत्री भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में एक तानाशाह के रूप में शासन कर सकता है।
वस्तुतः उसकी शक्तियों पर निम्नलिखित नियंत्रण विशेष रूप से उल्लेखनीय है। अब हम लोग नियंत्रण देखते हैं। पहला चीज आपका लिखित संविधान, ये आपका सबसे पहला नियंत्रण है प्रधानमंत्री के ऊपर। भारत का संविधान लिखित है, इसलिए प्रधानमंत्री अपने कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग संविधान की सीमा के अंदर ही करता है, संविधान की सीमा के बाहर वो नहीं कर सकता है। दूसरा है संघात्मक व्यवस्था। संघात्मक व्यवस्था मेनली किसको कहते हैं कि जहाँ दो सरकारें हों, एक आपका सेंटर पे हो और एक आपका रीजनल, ठीक है। रीजनल सरकार को हम लोग स्टेट गवर्नमेंट बोलते हैं, स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। तो संघात्मक व्यवस्था, केंद्र और राज्य सरकार के बीच में संविधान के द्वारा शक्तियों या कार्यों का विभाजन किया गया है। कुछ अपवाद रूप में वह राज्य सूची पर भी कानून बनाता है। प्रधानमंत्री जो है कुछ अपवाद में जो है सो वो राज्य सूची पर भी कानून बनाने का अधिकार है उसको। नेक्स्ट आपका संसदीय नियंत्रण। संसदीय नियंत्रण की बात करें तो प्रधानमंत्री और उसका समस्त मंत्रिमंडल समस्त कार्यों के लिए लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी रहता है। जैसा कि हम बताए थे, एक व्यक्तिगत होता है, एक सामूहिक होता है। तो व्यक्तिगत आपका प्रेसिडेंट पर होगा और सामूहिक आपका लोकसभा होगा। अगर प्रधानमंत्री या और उसके मंत्री कोई गलत काम करते हैं तो लोकसभा के सदस्य उनसे प्रश्न पूछते हैं और अविश्वास प्रस्ताव पास करके उसे त्यागपत्र देने के लिए बाध्य करते हैं। अतः प्रधानमंत्री अपनी सीमा के अंदर काम करता है। नेक्स्ट है आपका दलीय नियंत्रण। दल की सारी शक्ति और उसका संगठन प्रधानमंत्री के व्यक्तित्व पर निर्भर करता है। अगर प्रधानमंत्री आज कुछ गलत काम कर दे और पूरे देश में आक्रोश हो जाए तो वो हार जाएगा, ठीक है। जस्ट लाइक पंजाब, इससे भी अच्छा एग्जाम्पल, क्योंकि पंजाब में तो बीजेपी कभी लड़ी नहीं है, कभी सही से लड़ी नहीं है। आप दिल्ली इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, दिल्ली सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं तो जनता का नियंत्रण अब देखते हैं। जनता का नियंत्रण भी प्रधानमंत्री के ऊपर रहता है। अगर प्रधानमंत्री राष्ट्रीय हित में काम नहीं करता है तो जनता उन्हें भला बुरा बोलती है। जनता के चाहने पर ही प्रधानमंत्री अपने पद पर बने रह सकते हैं, अन्यथा नहीं, ठीक है। बहुत सारा क्रिटिसिज्म हो जाता है अगर प्रधानमंत्री जो है कोई किसी तरीके का गलत काम कर दें तो क्रिटिसिज्म हो जाता है और उसके बाद उन्हें कभी कभी पद भी छोड़ना पड़ता है। नेक्स्ट आइए प्रधानमंत्री का मूल्यांकन करते हैं। आज तक जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं उनके बारे में देखते हैं। तो विद्वानों का मत है कि भारत का कोई भी प्रधानमंत्री बनने के कुछ समय तक समकक्ष में प्रथम रहता है, लेकिन कुछ समय बीत जाने के बाद उनके व्यक्तित्व में गिरावट देखने को मिलती है। पहला हम लोग कार्यकाल देखेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू का। पंडित जवाहरलाल नेहरू का 1947 से 1964 तक। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित नेहरू हुए थे, उन पर महात्मा गांधी का आशीर्वाद था। अपने शासनकाल में नेहरू जी देश के समस्त विकास के लिए सदा प्रयत्नशील रहे। देश के आर्थिक व राजनीतिक विकास में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। ये कांग्रेस दल के हमेशा से विवाद रहित प्रधानमंत्री थे। पहले थे आपके झारखंड में जो है सो डीवीसी जो है वो आपका इन्हीं के द्वारा लाया गया था 1948। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री 1964 से 1966। पंडित नेहरू के निधन के बाद कार्यवाहक प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंद हुए थे, ठीक है। जब जवाहरलाल नेहरू जी की मृत्यु हुई थी तो उसके बाद कार्यवाहक प्रधानमंत्री जो है वो गुलजारी लाल नंद को बनाया गया था, ठीक है। उसके बाद उनके
उनके कुछ ही दिनों के बाद लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री हुए, जिनका कार्यकाल बहुत कम दिनों तक रहा। उन्होंने 1965 के भारत पाक युद्ध में वीरता का जो परिचय दिया वह भारत के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज है। कुछ ही दिनों के बाद भारत का यह वीर प्रधानमंत्री ताशकंद समझौते के दौरान शहीद हो गए। ठीक है, ताशकंद जो समझौता हुआ था वहीं पर जो है ये शहीद हो गए थे लाल बहादुर शास्त्री। नेक्स्ट बढ़ते हैं तो श्रीमती इंदिरा गांधी की देखते हैं। श्रीमती इंदिरा गांधी की बात करें तो इनका 2 कार्यकाल, पहला आपका 1966 से 1977 का, उसके बाद 1980 से 1984 का। सारे प्रधानमंत्री का एक जगह कार्यकाल कर दिए हैं ताकि किसी तरीके का कोई दिक्कत ना हो। तो इसके बाद देखते हैं तो लाल बहादुर शास्त्री के निधन के बाद कामराज की सहायता से इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री के पद पर आसीन हुई। अपने शासनकाल के प्रारंभ में कमज़ोर प्रधानमंत्री साबित हुई, लेकिन धीरे धीरे उनका व्यक्तित्व निखरता गया और आगे चलकर वो एक सख्त प्रधानमंत्री के रूप में उभरी। इन्हीं के टाइम में नेशनल इमरजेंसी भी लगी थी। 31 अक्टूबर 1984 को इनके अपने अंगरक्षक के द्वारा हत्या कर दी गई। इनका जो बॉडीगार्ड था वही जो है सो इनको मार दिया था। ठीक है, नेक्स्ट है आपके मोरारजी देसाई 1977 से 1979 तक। कांग्रेस पार्टी की करारी हार के बाद देश की शासन सत्ता जनता पार्टी के हाथों में आई और मोरारजी देसाई उस पार्टी के हैसियत से प्रधानमंत्री बने। इन्होंने भी थोड़े से शासनकाल में बहुत ही अच्छे ढंग से प्रशासन किया। उस समय जो है सो बहुत ज़्यादा खाने पीने की चीज़ों का मूल्य जो है सो सब कुछ बढ़ गया था। ठीक है, तो खाने पीने की चीज़ों के मूल्य में वृद्धि हुई थी, जो कि इनके शासन में गिरावट हुई। ठीक है, ये जो है सो खाने पीने की चीज़ में जो बेसिक नीड्स है पब्लिक का, उसको कम कीमतों में कैसे पहुंचाया जाए उसके बारे में ज़्यादा फोकस किए हैं। देसाई जी कुशल एवं व्यवहारिक प्रधानमंत्री सिद्ध हुए, लेकिन आपसी मतभेद के कारण इनकी सरकार बहुत जल्दी गिर गई। नेक्स्ट हम लोग चरण सिंह देखेंगे। चरण सिंह 1979 से 1980। जनता पार्टी के नेताओं में मतभेद होने के कारण चरण सिंह का समूह पार्टी से अलग होकर और कांग्रेस से समर्थन प्राप्त करके सत्ता संभाल लिया। ठीक है, जिसके कारण आपका पिछले प्रधानमंत्री का जो है सो गिर गया था। तो अब जो है सो चरण सिंह जो है सो अपनी पार्टी को छोड़ करके वो पार्टी से अलग हो करके कांग्रेस के समर्थन से अपना सरकार बना लिए और प्रधानमंत्री बन गए। लेकिन कुछ दिनों के बाद श्रीमती गांधी ने अपना समर्थन वापस ले लिया। क्या कि श्रीमती गांधी जो है वो अपना समर्थन वापस ले ली, जिसके कारण चरण सिंह की सरकार गिर गई। नेक्स्ट आते हैं राजीव गांधी। राजीव गांधी 1984 से 1989 तक। चरण सिंह के सरकार के गिरने के बाद कांग्रेस पार्टी सत्ता में पुनः आई, जिसमें श्रीमती गांधी प्रधानमंत्री बनी। लेकिन उनकी हत्या के बाद अक्टूबर 1984 में भारत के प्रधानमंत्री के रूप में राजीव गांधी पद को ग्रहण किए। राजीव गांधी अपने शासनकाल में एक कुशल प्रशासक साबित हुए। इनके नेतृत्व में भी भारतीय प्रशासन बहुत अच्छे ढंग से चला, लेकिन इनका निधन भी सन 1991 के 22 मई के निर्वाचन सभा में बम द्वारा किया गया। बम से उड़ा दिया गया था इन्हें। नेक्स्ट आपका वीपी सिंह 1989 से 1990। 1989 के निर्वाचन में पुनः कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत नहीं प्राप्त हो सका, लेकिन सबसे बड़ी पार्टी के रूप में वही रहा। परंतु श्री राजीव जी ने मिली जुली मंत्रिमंडल बनाने से इनकार कर दिया।
उसके बाद जनता दल, भाजपा, भाकपा इत्यादि पार्टी ने मिलकर राष्ट्रीय मोर्चा का गठन किया और जिसके नेता वीपी सिंह थे। उनके नेतृत्व में केंद्रीय सरकार बनी, पर कुछ ही दिनों के बाद आपसी मतभेद एवं रथ यात्रा के कारण उनकी सरकार गिर गई। कुछ पार्टियों ने अपना समर्थन वापस ले लिया। नेक्स्ट देखेंगे तो श्री चंद्रशेखर 1990 से 91। चंद्रशेखर ने अलग पार्टी का निर्माण कर कांग्रेस के सहयोग से प्रधानमंत्री बने, लेकिन कुछ दिनों बाद वे अपने पद को ठुकरा दिए और इसके साथ ही उनकी सरकार गिर गई। नेक्स्ट पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव 1991 से 96। 21 मई 1991 को राजीव गांधी की हत्या हो गई थी। ऐसे में सहानुभूति की लहर के कारण कांग्रेस को लाभ प्राप्त हुआ। पीवी नरसिम्हा राव ने देश की कमान काफ़ी मुश्किल समय में संभाली थी। उसी समय भारत का विदेशी मुद्रा भंडार चिंताजनक स्तर तक कम हो गया और देश का सोना तक गिरवी रखना पड़ा था। उन्होंने रिजर्व बैंक के अनुभवी गवर्नर डॉक्टर मनमोहन सिंह को वित्त मंत्री बनाकर देश को आर्थिक संकट से बाहर निकाला। ठीक है, आपका पीवी नरसिम्हा राव के समय में भी मनमोहन सिंह ने ही हमारे देश को आर्थिक संकट से बाहर निकाला और 2008 की वैश्विक मंदी के समय भी आपका मनमोहन सिंह ही जो थे वो हमारे देश को आर्थिक संकट से निकाले थे। नेक्स्ट हम लोग आते हैं श्री अटल बिहारी वाजपेयी। इनका कार्यकाल 2 था, एक 16 मई 1996 से लेकर के जून 1996 तक। उसके बाद आपका 1999 से 2004 तक। इसमें देखा जाएगा तो अटल सरकार ने 11 और 13 मई 1998 को पोखरण में 5 भूमिगत परमाणु परीक्षण विस्फोट करके भारत को परमाणु शक्ति संपन्न देश घोषित कर दिया। भारत को 19 फरवरी 1999 को सदा सरहद नाम से दिल्ली लाहौर तक बस सेवा शुरू की गई। ठीक है, बस सेवा शुरू की गई, फिर कारगिल वार हो गया। उसके बाद कारगिल युद्ध के समय भी अटल जी ने अपने कुशल नेतृत्व का परिचय दिया था। अटल जी ने स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना की शुरुआत की। इसके अंतर्गत दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई को राजमार्गों से जोड़ा गया। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो पिछला आपका एनएच का नंबरिंग था वो आपका दिल्ली से कलकत्ता आपका NH2 आता था। उसके बाद आपका NH3 आपका कलकत्ता से चेन्नई जाता था। उसके बाद NH4 आपका चेन्नई से पुणे जाता था। ठीक है, ऐसे करके आपका स्वर्णिम चतुर्भुज जो है वो बनाने का संकल्प जो है वो आपका अटल बिहारी वाजपेयी जी का ही था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आज थोड़ा लंबा जा रहा है। श्री देवगौड़ा जी 96 से 97। 1996 के आम चुनाव में पीवी नरसिम्हा राव की अध्यक्षता वादी कांग्रेस पार्टी निर्णायक रूप से हार गई, लेकिन कोई अन्य पार्टी सरकार बनाने के लिए पर्याप्त सीट नहीं जीत पाई थी। तब संयुक्त मोर्चा ने कांग्रेस के समर्थन से केंद्र में सरकार बनाने का फैसला किया। तब देवगौड़ा को अप्रत्याशित रूप से सरकार का नेतृत्व करने के लिए चुना गया। ठीक है, देवगौड़ा साहब जैसा कि आज भी ये हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे श्री इंदर कुमार गुजराल 21 अप्रैल 1997 से 19 मार्च 1998 तक। गुजराल जी का कार्यकाल बहुत ही कम समय का था, जिसमें उन्होंने अपने कर्तव्यों का निर्वहन अच्छे तरीके से किया। ज़्यादा इसमें कुछ नहीं बोलना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, मनमोहन सिंह को देखते हैं। 2004 से 14 तक
मनमोहन सरकार ने भी एक कुशल नेतृत्वकर्ता के रूप में अपना परिचय दिया। 2008 की आर्थिक मंदी के समय जब अमेरिका जैसे महाशक्तियों को काफ़ी नुकसान झेलना पड़ा था, तब मनमोहन सरकार ने अपने राष्ट्र को बचाया था। ये इनका सबसे बड़ा योगदान है। हमारे देश को हमेशा आर्थिक संकट से इन्होंने निकाला है। नेक्स्ट, नरेंद्र मोदी। 2014 से अभी तक मोदी सरकार के पहले कार्यकाल की सबसे बड़ी उपलब्धि भारत का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एवं बुनियादी सुविधाओं पर खर्च तेजी से बढ़ाना। ठीक है, उन्होंने योजना आयोग को हटाकर नीति आयोग का गठन किया। वहीं मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल की सबसे बड़ी उपलब्धि जम्मू कश्मीर के विशेष राज्य के दर्जे को रद्द कर दिया। मोदी सरकार आज की तेजी से बदलती हुई परिस्थिति में देश को भी तेजी से आधुनिक और विकसित बनाने में लगी हुई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग निष्कर्ष पर पहुँचे हैं। कोई भी स्टूडेंट सारे कमेंट बॉक्स में बताना कि और भी टॉपिक्स के आप लोगों को नोट्स चाहिए या नहीं चाहिए, 4 सेमेस्टर के आपके। ठीक है, और भी सारे स्टूडेंट्स के साथ वीडियो शेयर करो, सपोर्ट करो, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले, ताकि मैं भी मेहनत करूं आपके साथ। निष्कर्ष में देखेंगे तो उपयुक्त तथ्यों से यह स्पष्ट है कि भारत की संसदीय प्रणाली में प्रधानमंत्री को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है, जो कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री से बहुत हद तक समानता रखता है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री के संबंध में ग्लैडस्टोन लिखा हुआ है, ठीक है। ग्लैडस्टोन का कहना है कि द प्राइम मिनिस्टर इज़ द की स्टोन ऑफ द कैबिनेट, क्योंकि प्रधानमंत्री के ही अध्यक्ष रहता है ना, तो की स्टोन तो होगा ही। ठीक है, इसका अर्थ हुआ कि मंत्रिमंडल का जीवन, विकास और नाश प्रधानमंत्री पर निर्भर करता है। मुनरो ने प्रधानमंत्री के लिए कहा है कि वह राज्य की नौका का कप्तान है। ठीक है, इंग्लिश में देखेंगे तो द कैबिनेट इज़ द स्टीयरिंग व्हील ऑफ द शिप ऑफ द स्टेट एंड द प्राइम मिनिस्टर इज़ द स्टीयर्समैन। ठीक है, जो आपका नौका का कप्तान होता है, कैप्टन होता है, उसको वो प्रधानमंत्री है। नेक्स्ट, एक लेखक के अनुसार द प्राइम मिनिस्टर इज़ द माउथ, आइज एंड ईयर ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, आँख कान मुंह है। नेक्स्ट, वस्तुतः भारतीय प्रशासन में प्रधानमंत्री सबसे शक्तिशाली व्यक्ति है और राष्ट्र का सुनहरा भविष्य तथा सम्मान उनके गतिशील व्यक्तित्व पर निर्भर करता है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कैसा लगा, और भी सारे टॉपिक्स के नोट्स चाहिए करूं, मेरे को मोटिवेट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के को शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपने फीडबैक्स को लिखिए। मैं मोटिवेट हूँगा तो आप लोगों के लिए इसी तरीके से नोट्स टाइप करके, बहुत मेहनत लगता है टाइपिंग करने में, लिखने में। ठीक है, तो सपोर्ट कीजिए चैनल को। ठीक है, थैंक यू एवरीवन।